नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 4 टीवी न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब ब्राजीलिया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री यहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मिलकर कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष तकनीक, खेती, स्वास्थ्य और लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रिश्तों में भी खास साझेदारी बढ़ेगी और मजबूती मिलने के भी संकेत हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार समिति को एक पत्र भेजा है जिसमें ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप शांति लाने के लिए जो प्रयास किए हैं उनके लिए इस पुरस्कार के हकदार हैं। अब देखना होगा कि नोबेल समिति इस पर क्या फैसला लेती है। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आज एक अहम बैठक रखी गई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। भजनलाल शर्मा भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान खनन विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में खनन से जुड़ी नीतियों और समस्याओं पर बातचीत होगी। बैठक में खनन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और जरूरी सुधार लाने की सहमति बनी। सरकार का कहना है कि इससे खनन कामकाज को आसान बनाया जाएगा और लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार की सभी 253 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को मिलेगा टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी रणनीति तैयार की जा रही है। हर सीट पर जनता समर्थित उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत किशोर ने गठबंधन से दूरी बताई है और पार्टी अकेले चुनाव लड़कर बिहार बदलने की तैयारी में जुटी हुई है। आर्थिक समानता पर भी रहेगा खास जोर पार्टी का। नई रणनीति लाएगी पार्टी और राज्य की राजनीति बदलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार की सभी 253 सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को मिलेगा टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 4 टीवी न्यूज पर। कई रणनीति से राज्य की राजनीति बदलने की तैयारी भी ये पार्टी कर रही है। हर सीट पर जनता समर्थी होगी और प्रशांत किशोर ने गठबंधन से अब दूरी बताई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
जयपुर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खनन क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल पहले माइनिंग स्टार रेटिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद खनन श्रमिकों के कल्याण और खनन को बढ़ावा देना है। मंत्री ने बताया है कि खनन क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर मौजूद हैं और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि देश में 75% से अधिक बिजली थर्मल कोल पावर के जरिए ही पैदा की जाती है, जिससे कोयले का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रेड्डी ने राजस्थान के लिथियम भंडार को लेकर कहा है कि सरकार ने यहां लिथियम ब्लॉक की पहचान कर ली है और पूरी खोजबीन के बाद अब इसकी नीलामी की जाएगी। इससे राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। मंत्री ने कहा है कि सरकार खनन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और श्रमिकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि विकास और संरक्षण दोनों संतुलित तरीके से आगे बढ़ सके। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह आज मेरठ दौरे पर। पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा बड़ा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह विश्वविद्यालय में जाएंगे मेरठ में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयंत सिंह करेंगे एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन। किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे। जयंत सिंह कृषि की नई तकनीकों का होगा लाइव प्रदर्शन। किसानों को नई तकनीकी जानकारी दी जाएगी। कृषि क्षेत्र में नवाचार को भी एक नई पहचान मिलेगी, एक नया मंच मिलेगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार को भी एक नया मंच मिलेगा और नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह आज मेरठ दौरे पर हैं। पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा बड़ा कार्यक्रम, वहां वो शिरकत करेंगे। जयंत सिंह वहां पे पहुंचेंगे। किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है 4TV न्यूज पर। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली कैबिनेट बैठक में आज अहम प्रस्ताव पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य, शिक्षा और ढांचे पर रहेगा विशेष फोकस। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वित्त विभाग अनुपालन सुधारों पर देगा अपडेट। बजट अवमुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने पर होगी पूरी चर्चा। नई योजनाओं से दिल्ली वासियों को मिलेगा लाभ। परियोजनाओं से जीवन स्तर होगा और भी ज्यादा बेहतर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें फैसलों की जानकारी सीधे जनता को दी जाएगी। दिल्ली कैबिनेट बैठक में आज एक अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और ढांचे पर रहेगा विशेष फोकस। किस तरीके से विकास और शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, इस पर आज चर्चा होगी दिल्ली में। बजट अवमुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नई योजनाओं से दिल्ली वासियों को लाभ मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ बिहार से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एसआईआर के तहत अब तक 36% फॉर्म जमा करा चुके हैं। चुनाव आयोग ने इस गणना प्रगति की जानकारी दी है। 2.88 करोड़ पत्र भरकर मतदाताओं ने लौटाए हैं। ECONet पर 11% फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर पटना से आ रही है, बिहार से आ रही है। 24 घंटे में 1.18 करोड़ फॉर्म इकट्ठा हुए हैं। इतने लोगों ने 1.18 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने दी गणना प्रगति की जानकारी। 2.88 करोड़ पत्र भरकर मतदाताओं ने लौटाए हैं। लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 24 घंटे में कितने फॉर्म भरे गए हैं। बिहार में एसआईआर के तहत अब तक 36% फॉर्म भरे जा चुके हैं।
इसी के साथ दिल्ली से एक और अहम बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपाल अंसल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। गोपाल अंसल ने एक एफआईआर रद्द करने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। मामला अंसल बिल्डवेल लिमिटेड परियोजना से जुड़ा हुआ है। जमीन खरीद विवाद को लेकर दर्ज हुई एफआईआर। शिकायतकर्ता ने जमीन खरीद में गड़बड़ी बताई है और अगली सुनवाई पर पुलिस देगी विस्तृत जवाब। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। अगली सुनवाई को पुलिस को विस्तृत जवाब देना होगा। गोपाल अंसल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक बड़ी और अहम सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, ये जानने के लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आज बुलाया भी है। मामला जमीन खरीद विवाद को लेकर दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको 4TV न्यूज पर दिखाई दे रही है। अमरनाथ यात्रा का छठा तत्व नुवान आधार शिविर से पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गया है, जिसे दत्त में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं, जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक के पूरे मार्ग में मेडिकल सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने के लिए टेंट और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए भी यात्रा मार्ग पर नजर रखी जा रही है ताकि खराब मौसम में यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। अमरनाथ यात्रा देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। अब तक हजारों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में यह संख्या लाखों तक पहुंच जाएगी। स्थानीय प्रशासन और श्राइन बोर्ड यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे हैं। श्रद्धालु ने प्रशासन की तैयारियों पर संतोष जताते हुए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए सरकार का धन्यवाद किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ में कांवड़ यात्रा पर आज बड़ी बैठक है। यूपी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह करेंगे समीक्षा। यूपी पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण रहेंगे मौजूद। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा अफसर शामिल रहेंगे। मेरठ, आगरा, बरेली जोन के एडीजी भी रहेंगे मौजूद। कांवड़ यात्रा और रूट डायवर्जन पर होगी बड़ी और अहम चर्चा। अमरनाथ मंदिर का निरीक्षण करने की सरकारी अफसर वहां का निरीक्षण भी करेंगे। मेरठ सभागार में दोपहर 1:20 पे होगी ये बड़ी और अहम बैठक। मेरठ सभागार में दोपहर 1:20 में होगी ये बड़ी बैठक। मेरठ में कांवड़ यात्रा पर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। यूपी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह करेंगे इसकी समीक्षा। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण भी वहां मौजूद रहेंगे और यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा अफसर भी वहां शामिल रहेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। मेरठ, आगरा, बरेली जोन के एडीजी भी मौजूद रहेंगे। मेरठ सभागार में दोपहर 1:20 में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेके इस बैठक होने जा रही है कि उसमें कड़े इंतजाम हो, कड़ी सुरक्षा हो, आने जाने यात्रियों को कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यूपी मुख्य सचिव मनोज कुमार भी वहां समीक्षा में मौजूद रहेंगे। वहां की समीक्षा करेंगे। महानिदेशक राजीव कृष्ण भी वहां मौजूद रहेंगे, वहां की समीक्षा करेंगे। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा अफसर भी वहां शामिल रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको 4TV न्यूज पर दिखा रहे हैं। अगली खबर बिहार से आ रही है। बिहार के पूर्णिया जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गांव में काले जादू के शक में एक ही परिवार के
5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर पूर्णिया में भाजपा विधायक विजय खेमका ने कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है और शर्मनाक है। वो खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने शोक संपन्न परिवार से मुलाकात की थी। विधायक ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और बाकी दोषियों को भी जल्द पकड़कर जेल भेजा जाएगा। गांव में दहशत का माहौल अभी बना हुआ है। देखिए, बहुत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और ये ईस्ट ब्लॉक के जो रजीगंज पंचायत है उसके तटगामा जो गांव है आदिवासियों का, वहां का ये निवासी थे जिनके परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई और मैं उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और बहुत मैंने कहा पीड़ादायक घटना है कि एक ही परिवार के 5 लोग की इस तरीके से जघन्य रूप से हत्या की गई है। पुलिस सक्रिय है और पुलिस मैं घटना स्थल पर भी गया था। वहाँ पूर्णिया के डीआईजी वहीं थे, एसपी और डीएम डीएसपी, सारा पुलिस महकमा और जिला प्रशासन वहीं पर था। 5 जो शव थे उसको भी पुलिस ने प्राप्त कर लिया है और अभी वो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस केस में नामजद शूटर उमेश यादव को एसटीएफ और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उमेश यादव पर गोपाल खेमका की हत्या का आरोप है और पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि उसने इस वारदात को महज 1 लाख रुपए में अंजाम दिया था। उमेश की निशानदेही पर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र से सटे उदयगिरी अपार्टमेंट में छापा मारा, जहां से 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे हथियार भी बरामद किए गए हैं जिन्हें घटना में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हत्या की सुपारी किसी और 10 लाख रुपए में ली थी और उसने उमेश को 1 लाख रुपए में ये काम सौंपा था। एसटीएफ और पुलिस अब उस मुख्य साजिशकर्ता की तलाश में लगातार छापे मार रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े बाकी राज भी उजागर किए जाएंगे और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए 3 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। अगली खबर, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध रूप से पहचान छुपा रहा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज से पहचान छुपा रहा था। सऊदी भागने से पहले वाराणसी में हुई ये गिरफ्तारी। मुदशिर नामक युवक को एटीएस ने दबोच लिया है। मऊ जिले में आरोपी पर गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आरोपी ने फर्जी तरीके से बनवाया था पासपोर्ट, जिससे वो बाहर भागने की फिराक में था, देश छोड़ने की फिराक में था। मऊ जिले में आरोपी को गंभीर मुकदमा उस पे दर्ज हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में आजादपुर टर्मिनल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक कई राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ युवकों के बीच कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलाबारी में एक नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचते ही पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने चश्मदीदों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। इलाके में गोलाबारी के इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
वाराणसी में गंगा नदी के बहते जलस्तर ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 72 घंटों में जलस्तर में करीब 168 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे घाटों पर पानी भरना शुरू हो गया है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट जैसे प्रमुख घाट अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वहां होने वाली धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए राहत शिविरों की व्यवस्था शुरू कर दी है, ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह दी जा सके। आपदा प्रबंधन दल, जल पुलिस और एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ड्रोन की मदद से लगातार जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो घाटों के आसपास ना जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। माना जा रहा है कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जल स्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुमान देहरादून, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा जताया जा रहा है, जिसे देखते हुए सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले, नदी नालों के पास जाने से बचे। पहाड़ी इलाकों से भूस्खलन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए हाईवे और मुख्य मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। बिजली आपूर्ति और यातायात को लेकर भी प्रशासन ने सभी विभागों और ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। स्थानीय लोगों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। इस वक्त देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आप 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।